Good morning student. Today we will discuss about line spectrum of hydrogen. देखिए यहाँ पर आज हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे. When an electric discharge is passed through gaseous hydrogen, जब गैसियस हाइड्रोजन में हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं, द H2 molecule dissociate and the energetically excited hydrogen atoms are produced. तो क्या होता है कि जो एनर्जेटिकली ये हाइड्रोजन मोलिक्यूल जो होते हैं, H2 मोलिक्यूल जो होते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं और एनर्जेटिकली हाइड्रोजन एटम्स हमें प्राप्त होते हैं, विच इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी. और इनके थ्रू जो डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसीज यानी विभिन्न आवृत्तियों वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस की जाती है. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस. और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें बहुत सारी लाइनें हमें ऑब्जर्व होती है. देखिए जो अपन ने पढ़ा उसका एग्जांपल्स के तौर पर हम देखते हैं. ये हाइड्रोजन गैसेस मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं. तो ये यहाँ से जो है इसके एटम्स के अंदर क्या हो जाता है, एनर्जेटिकली जो एटम्स होते हैं वो एक्साइटेड हमें एटम जो है प्रदान होते हैं या प्राप्त होते हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड यानी इनका जो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड हो जाता है इसलिए एनर्जेटिकली होते हैं. इसके बाद कैसे इसका स्पेक्ट्रम मिलता है, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एक्साइटेड सैंपल है हाइड्रोजन एटम का. इससे क्या बहुत सारी रेडिएशंस क्या होती है जो है निकलती रहती है. तो ये जो रेडिएशंस किसी स्लिट से टकराती है और इसके बाद ये एक प्रिज्म जो कि निकोल प्रिज्म के नाम से जाना जाता है इस पर से पास होती है. तो यहाँ से एक फोटोग्राफिक स्क्रीन पर जो है इनको कलेक्ट किया जाता है, जिससे हमें जो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है. इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है. इन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस को हम जो है एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं. देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक ग्राफ है. यहाँ पर हमने n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6 और n = इनफाइनाइट लिखा है. ठीक है. इसके बाद देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन होती है, ये n2 से n1 में ट्रांजिशन होता है, फिर n3 से n1 में ट्रांजिशन होता है, फिर n4 से n1 में ट्रांजिशन हुआ, n5 से n1 में, फिर n6 से n1 में और इस प्रकार से ये कंटिन्यूस चलता रहता. तो जो है कंटिन्यूस इस प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में. 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लाइन मिलती है. इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होता है उसे एक जो सीरीज बनती है उसको लाइमन सीरीज कहते हैं. और ये लाइमन सीरीज जो है जो स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम के अल्ट्रा वायलेट रीजन में हमें मिलती है. और इस सीरीज के लिए जो है ये जो लाइन होती है इसको फर्स्ट लाइन बोलते हैं और ये जो लाइन होती है इसको लास्ट लाइन या मार्जिनल लाइन या लिमिटिंग लाइन भी कहते हैं. इस लाइन के लिए जो n = 1 होता है और n2 = 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है. इसके बाद इसके लिए जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है और इसके लिए जो है वेव नंबर है वो सबसे कम आता है. और इसके लिए जो लैम्डा मैक्स जो है, लैम्डा जो वेवलेंथ जो होती है वो कम आती है और वेव नंबर भी जो है मैक्सिमम होता है. तो ये लाइमन सीरीज. इसके बाद बामर सीरीज होती है. ये एक ऐसी सीरीज है जो ओनली हमें जो स्पेक्ट्रम के अंदर ऑब्जर्व होती है, विजिबल रीजन में मिलती है. इसके लिए n1 = 2 होता है और n2 = 3, 4 डैश कुछ भी हो सकता है. इसके बाद पास्चन सीरीज होती है. ये जो पास्चन सीरीज है ये हमें इंफ्रारेड IR रीजन में मिलती है स्पेक्ट्रम के और इसके लिए n1 = जो है 3 और n2 = 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है. इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट सीरीज, ये भी इंफ्रारेड में मिलती है यानी इंफ्रारेड IR रीजन में मिलती है. इसके लिए n1 = 4, n2 = 5, 6, 7 होता है. इसके बाद फंड जो सीरीज होती है इसमें 2 लाइंस मिलती है और इसमें ये जो है IR रीजन के अंदर मिलती है. इसके लिए n1 = 5 और n2 = 6, 7, 8 होता है.
इसके बाद हम्फ्री सीरीज जो है इसकी ओनली वन लाइन ऑब्जर्व होती है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और ये भी हमें इंफ्रारेड यानी IR रीजन में ही मिलती है। इसके लिए N1 जो है 6 होता है और N2 जो 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार जो है ये स्पेक्ट्रम मिलता है। अभी इनको देखते हैं अपन यहाँ पर द स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिखा है क्योंकि 6 सीरीज मिली है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद कौन कौन सी सीरीज मिली है देखिए, सीरियल लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री। इसके बाद देखिए लाइमन सीरीज के लिए N1 क्या होता है 1, N2 क्या होता है 2, 3 और डैश डैश, और स्पेक्ट्रल रीजन कौन सा होता है ये अल्ट्रावायलेट या UV रीजन में मिलती है। इसके बाद बामर के लिए N1 कितना होता है 2 और N2 के लिए 2, 3, 4 होता है, ये विजिबल रीजन के अंदर मिलती है। पास्चन जो सीरीज होती है इसके लिए N1 कितना होता है 3 और N2 होता है 4, 5 डैश डैश, और ये इंफ्रारेड में मिलती है। इसके बाद ब्रैकेट होता है, इसके लिए N1 का वैल्यू होता है 4 और N2 का वैल्यू होता है 5, 6 डैश डैश, ये भी इंफ्रारेड रीजन के अंदर मिलती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होती है फंड, और इसमें जो N1 का वैल्यू होता है 5 और N2 का वैल्यू होता है 6, 7 डैश डैश, ये भी हमें स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन के अंदर मिलती है। और लास्ट सीरीज जो होती है वो होती है आपकी हम्फ्री, और इसके लिए N1 का वैल्यू होता है 6 और N2 का वैल्यू होता है 7, 8 डैश डैश, और ये भी हमें इंफ्रारेड रीजन के अंदर मिलती है। अब देखिए ऑल सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुड बी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये जो सारी जो सीरीज मिली है हमें स्पेक्ट्रम में, उन सारी सीरीज को एक इक्वेशन के थ्रू उनका जो है जो वेव नंबर है उसको निम्न इक्वेशन से जो है फॉलोइंग इक्वेशन के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यू बार इज इक्वल टू 109,677 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर और सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर जो है वेयर न्यू बार क्या है वेव नंबर है, N1 क्या है 1, 2 लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है, और N2 क्या होता है N1 + 1 करना, आपको N2 + 2 करना है, तब मिलेगा N2 का वैल्यू। तो ये हायर एनर्जी स्टेट होती है। इस प्रकार से जो है हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइंस को देखा है। इसके बाद देखिए ऑल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एटम हैज़ द सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम। जितने भी जो एलिमेंट्स है ऑफ ऑल एलिमेंट्स यानी सभी जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन एटम हैज़ द सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम, यानी सभी एटम में से हाइड्रोजन एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो सबसे सिंपलेस्ट होता है। लाइन स्पेक्ट्रम बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर हेवियर एटम, यानी जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है वो हेवियर एटम जो होता है उनके लिए काफ़ी मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता जाता है। देयर आर सर्टेन फीचर्स विच आर कॉमन टू ऑल लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर कुछ फीचर्स है, प्रॉपर्टीज़ है, वो सभी लाइन स्पेक्ट्रम के लिए क्या होती है कॉमन होती है, उनको देखते हैं। तो लाइन इज फर्स्ट है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज यूनिक, यानी एलिमेंट का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो यूनिक होता है। देयर इज रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट, और ईच एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रम में रेगुलरिटी होती है, उसमें कोई गैप नहीं आता, वो कंटिन्यूस मिलता है। इसके बाद थर्ड होता है लाइन स्पेक्ट्रम फॉर ईच एलिमेंट इज डिफरेंट, और हर एलिमेंट के लिए यानी ईच एलिमेंट के लिए जो है लाइन स्पेक्ट्रम वो डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रम डिपेंड्स ऑन एक्साइटेशन एनर्जी, यानी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रम की जो नंबर ऑफ लाइन है या स्पेक्ट्रल लाइन है वो एक्साइटेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम आर सेम देन लाइन स्पेक्ट्रम विल बी सिमिलर, यानी जब किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उसके अंदर जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है उसके अंदर लाइन भी जो है सिमिलर प्राप्त होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम।
अभी इसको एक्सप्लेन करना है कि लाइन स्पेक्ट्रम में किस प्रकार एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है, किस प्रकार इसकी फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं, कैसे जो है इसकी आवर्ती को यानी फ्रिक्वेंसी को, वेवलेंथ को और वेव नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका डेरिवेशन है, उसको देखते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व इन केस ऑफ हाइड्रोजन व्हेन कैन बी line spectrum observed in case of hydrogen atom can be explained quantitatively using Bohr's model। यानी हाइड्रोजन के केस में जो लाइन स्पेक्ट्रम हमें ऑब्जर्व होता है उसे हम जो है क्वांटिटेटिवली जो है बोर्स मॉडल को यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू assumption 2 और postulates 2 एनर्जी absorbed if the electron move from lower energy to लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। यानी एजम्पशन 2 ने बताया था या पोस्टुलेट्स 2 जो था बोर्स मॉडल के उसमें बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से या लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जाता है तो एनर्जी का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो अकॉर्डिंग टू एजम्पशन 2 एनर्जी इज एब्जॉर्ब इफ द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी टू लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, whereas the energy is emitted or released if the electron move from higher orbit to lower orbit। और जब वो हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन वापस बैक होता है लोअर ऑर्बिट में तो वो एनर्जी को रिलीज करता है या इमिट करता है। द एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट इज गिवन बाय इक्वेशन। तो दोनों ऑर्बिट जो हायर और लोअर ऑर्बिट जो है उनके बीच जो एनर्जी होती है उसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो इक्वेशन है डेल्टा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑर्बिट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर चूँकि अपने पास जो एनर्जी कैलकुलेट की थी अपन ने सिंस En इज इक्वल टू माइनस 2π2 स्क्वायर mZ² E4/n² h², ठीक है, ये होता है। इसके बेसिस पर हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी N1 और E1 और E2 के लिए। तो देयरफॉर E1 इज इक्वल टू माइनस 2π2 स्क्वायर mZ² E4/n1² h², ये तो E1 का हो गया। इसके बाद सेकंड का लिखा पढ़ने E2 इज इक्वल टू माइनस 2π2 स्क्वायर mZ² E4/n2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी जो है स्क्वायर है n2 स्क्वायर h²। इस प्रकार से 2 इक्वेशन बना ली हमने। इसके बाद देखिए पुट द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 इन इक्वेशन 1। आपको इक्वेशन 1 के अंदर रखनी है तो सबसे पहले E2 की वैल्यू रखेंगे, देन E1 की वैल्यू रखेंगे। तो अपना इक्वेशन 1 क्या होता है, इक्वेशन होता है 1 डेल्टा E2 माइनस E1, इसमें रखेंगे वैल्यू। तो यहाँ से हमने वैल्यू रखना स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 2π2 स्क्वायर mZ² E4/n2 स्क्वायर h², ब्रैकेट 1 और स्मॉल ब्रैकेट माइनस 2π2 स्क्वायर mZ² E4/n1 स्क्वायर h², ठीक है। इसके बाद देखिए इसको ओपन किया अपन ने तो ये माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो माइनस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 2π2 mZ² E4/n2 स्क्वायर h² प्लस 2π2 स्क्वायर mZ² E4/n1 स्क्वायर h², ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ वैल्यू सेम आ रही है तो अपने क्या किया कि ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख दिया और नेगेटिव वैल्यू को पीछे कर दिया। देखिए डेल्टा इज इक्वल टू 2π2 स्क्वायर mZ² E4/n1 स्क्वायर h² माइनस 2π2 स्क्वायर mZ² E4/n2 स्क्वायर h²। अपने क्या किया इसमें कि n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर को छोड़कर सारी वैल्यू को हमने कॉमन ले लिया। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2π2 स्क्वायर mZ² E4/h² को कॉमन ले लिया और स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है 1/n² माइनस 1/2 n2 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखा। अब देखिए ये जो वैल्यू होती है वो किसके रेडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो RH इज इक्वल टू 2π2 स्क्वायर mE4/h²।
तो यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने, यहाँ पर लिखा अपना जेड को छोड़ करके, तो डेल्टा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट लगाया तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद देखिए जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की थी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, तो यहाँ पर लिखा अपन ने। और हाइड्रोजन के केस में जेड इजकल टू 1 होता है तो इसको 1 मान लेंगे। डेल्टा इजकल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n स्क्वायर माइनस 1/2 n2 स्क्वायर। ये जूल पर एटम में या जूल में जो है पहला इक्वेशन बनता है आपका, इक्वेशन नंबर। इससे जो है आप एनर्जी को इन केस ऑफ ट्रांजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी एसोसिएट विद द एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ द फोटोन कैन बी इवेल्युएटेड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और इमिट की जाती है इन केस इन फॉर्म ऑफ फोटोन, तो उसको जो है एक इक्वेशन के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू द एच न्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को फ्रीक्वेंसी है, इसको कैलकुलेट करना है, ए से डिवाइड कर दो इसको, तो न्यू इजकल टू डेल्टा ई अपॉन एच। ये आपकी जो है फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बनता है आपका फ्रीक्वेंसी का जो इक्वेशन बना है, इसको आगे सोल्व अप करते हैं अपन। यहाँ पर अपन ने रखा न्यू इजकल टू आर एच अपॉन एच, और स्मॉल ब्रैकेट लगाया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये रख दिया। इसके बाद आर एच का वैल्यू रख दिया और एच का वैल्यू रख दिया। तो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आएगा देखिए, न्यू इजकल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल अपॉन 6.62 इंटू 10⁻⁻13 जूल इंटू सेकेंड, और स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया 1/1n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, जूल से जूल कैंसिल हो गया, इसको सोल्व अप किया तो न्यू इजकल टू आएगा 3.29 इंटू 10⁻15 स्मॉल ब्रैकेट में लिखा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और यहाँ पर सेकंड इन्वर्स जो है वो हर्ट्ज के इक्वल होता है, सेकंड इन्वर्स ही हर्ट्ज है, तो अपन ने इसमें क्या लिख दिया हर्ट्ज। ये इक्वेशन नंबर 3, यहाँ न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। देखिए नेक्स्ट, इन टर्म ऑफ वेव नंबर, अगर वेव नंबर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो बार लगा देंगे न्यू के, तो न्यू बार इजकल टू न्यू अपॉन सी, तो न्यू का वैल्यू तो ये यहाँ से और सी का वैल्यू रख देंगे 3.29 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स अपॉन सी, और स्मॉल ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर रख दिया। इसके बाद सी की वैल्यू रख दिया आपने 3.3 इंटू 10⁸8, तो न्यू बार इजकल टू 3.29 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स अपॉन 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो जो है न्यू बार इजकल टू 1.09677 इंटू 10⁻7, और स्मॉल ब्रैकेट में लिखा 1/n1 स्क्वायर अपॉन माइनस 1/n2 स्क्वायर और मीटर इनवर्स, और इस 10⁻, को उसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो न्यू बार इजकल टू 1099677 स्मॉल ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जो है इस इक्वेशन को हम हाइड्रोजन एटम के केस में लिखें तो न्यू बार इजकल टू आर एच जेड स्क्वायर अपॉन स्मॉल ब्रैकेट में 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर और इसको सोल्व अप कर देंगे तो न्यू बार इजकल टू आर जेड भी लिख सकते हैं, आर एच की जगह आर ही मिलता है कई जगह क्वेश्चन में, जेड स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट में 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर और सेंटीमीटर इनवर्स लिख दिया। देखिए यहाँ पर न्यू तो है, वेव नंबर है n1 लोअर ऑर्बिट या फिर लोअर एनर्जी स्टेट है, यहाँ पर n2 जो है हायर ऑर्बिट और हायर एनर्जी स्टेट है, जेड क्या है एटॉमिक नंबर होता है। इसके बाद ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है आर,
रेडबर्ग कांस्टेंट जो है इसको हम, इसकी जो वैल्यू होती है डिफरेंट होती है। देखिए 109677 ये तो प्रैक्टिकल वैल्यू है और 109700 ये थ्योरेटिकल वैल्यू मानी जाती है और 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स ये कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए दिया जाता है और कई बार इसकी वैल्यू 1/r की फॉर्म में 912 एंगस्ट्रॉम भी होती है। इस प्रकार से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को और इसके न्यूमेरिकल्स को। अब देखिए सबसे पहले ये इस प्रकार से जो है कैलकुलेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम और एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम कंप्लीट होता है। इसके बाद हम यहाँ से इसके जो है न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज वाइल r = 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए आपको क्या करना है कि लाइन स्पेक्ट्रम का वेव नंबर को कैलकुलेट करना है। देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है सिंस r = rz², स्मॉल ब्रैकेट 1/n1² माइनस 1/n2² सेंटीमीटर इनवर्स। और लाइमन सीरीज जो होता है n1 तो होता है 1 और n2 = होता है 2। और हाइड्रोजन एटम के लिए क्या z = 1 फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या किया अपन ने, न्यू बार = 10⁵ 1 का स्क्वायर कर दिया, स्मॉल ब्रैकेट लगाया 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे तो न्यू बार = 10⁵ 1/1 माइनस 1/4। इसमें से एलसीएम ले लोगे, न्यू बार = 10⁵ और 4 एलसीएम लिया तो जो है 4 - 1 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो न्यू बार = 3/4 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। इससे डिवाइड करोगे तो न्यू बार = 0.75 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। 1/10 से डिवाइड कर दोगे तो एक डेसिमल जो है इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा। न्यू बार = 7.5 × 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार से जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके, उनको आप अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसे भी हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन emitted during a transition from n = 5 state to the n = 2 state in the hydrogen atom। यानी इसमें पूछ रहा है कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या होगी और वेवलेंथ क्या होगी जब किसी हाइड्रोजन एटम में जो है इलेक्ट्रॉन n5 से n2 में ट्रांजिशन करता है। इस प्रकार इसको अपन को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद सबसे पहले अपन को देखना है इसमें क्या क्या हो रहा है उसको। देखिए पहला है आंसर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। देखिए डेल्टा = 2.18 × 10⁻⁻18 और स्मॉल ब्रैकेट में 1/n² माइनस 1/n2² और जूल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n1 = 5 है और n2 = 2 है, तो डेल्टा ई हो जाएगा 2.18 × 10⁻⁻18, 1 स्मॉल ब्रैकेट लगाया और 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे, डेल्टा ई = 2.18 × 10⁻⁻18, स्मॉल ब्रैकेट लगाया 1/25 माइनस 1/4, 100 एलसीएम ले लेंगे तो डेल्टा ई = 2.18 × 10⁻⁻18 और 100 एलसीएम लोगे तो इस 25 से इसको 4 बार कैलकुलेट करोगे तो 4 - 25 हो जाएगा अपॉन 100। कैलकुलेट किया, डेल्टा ई = 2.18 × 10⁻⁻18 और ये जो इसको लेस करोगे तो माइनस बचेगा इंटू -21 × 10⁻⁻2, ये दोनों ऊपर चली जाएगी तो माइनस में लिख दिया। इसको कैलकुलेट करने पर डेल्टा = -45.78 × 10⁻20 जूल। अब देखिए इसमें से
10 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल इधर आ जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा -4.58 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और दिस इज एन इमेजन एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें जो एनर्जी इमेज हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आ रहा है, लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी। डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू होता है, एच न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन एच। तो ए न्यू इज इक्वल टू 4.58 इंटू 10⁻⁻19 जूल आया था, और एच का वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जूल से जूल कैंसिल हुआ, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0.691 इंटू 10⁻, इसको ऊपर ले जाओगे तो 15 बचेगा, 10⁻15 हर्ट्स। और एक 1 पहले से इधर ले जाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो न्यू इज इक्वल टू 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्स जो है आपका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेट द वेवलेंथ। कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो यहाँ पर आपको वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, C इज इक्वल टू लेमडा न्यू। अब लेमडा जो है वेवलेंथ है, तो न्यू से इसको डिवाइड कर देंगे, लेमडा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू। देखिए यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वेवलेंथ अभी कैलकुलेट किया था अपन ने 6.91 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, ये बचा आपका लेमडा इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁻⁻6। क्योंकि ये जो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 6 बचेगा नेगेटिव में, अपॉन 6.91 मीटर में। ठीक है, इसे डिवाइड करोगे, लेमडा इज इक्वल टू 0.434 इंटू 10⁻6 मीटर हो जाएगा। इस यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पर पावर बढ़ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 434 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और ये जो वैल्यू हो जाती है नैनोमीटर में चली जाती है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 434 नैनोमीटर आपका आंसर होगा। ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन था। इस प्रकार से जो इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल पोर्शन बनते हैं उनको आप कंप्लीट करना। थैंक यू वेरी मच।